गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज आयुर्वेदा के संस्कृत के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आगे का जो लेक्चर है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू टू रामचंद्र पुजारी सर is conducting the lecture. I think it's the third lecture. Sir, is up to you, sir. Okay, good evening. Today we will conclude संज्ञा चैप्टर, क्योंकि संज्ञा चैप्टर में सिर्फ एमसीक्यू ही ज़्यादा आते हैं और एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या उसमें लिखना पड़ता है, सिर्फ उधर एमसीक्यू में चॉइस करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा हम इसका जो अभी बचे हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं का हम आज अध्ययन करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था स्थान और प्रयत्न, उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए वो स्थान और प्रयत्न वो संज्ञा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो माहेश्वर सूत्र, उसके बाद ये स्थान और प्रयत्न संज्ञा, ये संज्ञा प्रकरण में सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी की जो संज्ञा हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल संहिता संज्ञा, पद संज्ञा, ये संज्ञाएं आगे के चैप्टर्स जो है संधि समास, इसके लिए सबसे जरूरी है। तो संहिता संज्ञा, पद संज्ञा और संयोग संज्ञा और टी संज्ञा, ये इम्पोर्टेंट संज्ञाएं बची है। तो एक एक उसका हम अध्ययन करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्थान और प्रयत्न ये पढ़ा था। उसमें प्रयत्न की संख्या कितनी होती है और प्रयत्न के प्रकार अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, ये हमने देखा। जो अभ्यंतर, इसमें 4 वर्ण है लेकिन उसकी संख्या कम है, यानी 5 है। बाह्य, इसमें वर्ण 2 ही है लेकिन इसकी संख्या 11 है। ऐसे अगर हमने याद रखा तो बहुत अच्छा, ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी होता है। और जो अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं और अभ्यंतर प्रयत्न के जो वर्ण हैं उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बाह्य प्रयत्न में मैक्सिमम अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए ये चार्ट मैंने यहाँ दिया है, वो आप ध्यान से पढ़ो और इसके ऊपर, प्रयत्न के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट संज्ञा हम पढ़ने जा रहे हैं, जो संज्ञा प्रकरण में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संधि जो आगे का एमसीक्यू, एलएक्यू, एसएक्यू के लिए चैप्टर रहता है, वो चैप्टर पढ़ने के लिए, वो चैप्टर कैसा, संधि कहाँ होता है, संधि के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये संहिता संज्ञा जरूरी है। क्योंकि जहाँ जहाँ संहिता होती है वहाँ वहाँ ही संधि होता है, इसीलिए ये संहिता संज्ञा इम्पोर्टेंट है। तो संहिता संज्ञा का सूत्र है, एमसीक्यू इसके ऊपर आ सकता है, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, ये इसका सूत्र है। और उसकी जो वृत्ति है, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञस्यात्। तो संहिता संज्ञा का मीनिंग है वर्ण के बीच में जो सन्निधि है या उच्चारण करने के लिए जो काल रहता है या उसका स्थान और उसका एफर्ट जो रहता है, अगर वो नजदीक होते हैं या सम होते हैं या समान होते हैं तो उसे संहिता बोलते हैं। तो संहिता संज्ञा का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। और संहिता का मीनिंग क्या है, वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि, सन्निधि यानी नजदीक, वर्ण से, स्थान से, प्रयत्न से जो वर्ण एक दूसरे के नजदीक रहते हैं उसको हम संहिता ऐसा बोल सकते हैं। तो दिस सूत्र गिव्स डेफिनेशन ऑफ संहिता संज्ञा। ये संहिता संज्ञा किसके लिए जरूरी है, संधि बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि जहां जहां संहिता होती है वहां वहां संधि होता है। तो यत्र यत्र संहिता
तत्र तत्र संधि, ऐसा भी इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो संहिता मीन्स क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस एज पर स्थान एंड प्रयत्न ऑफ लेटर्स। जो वर्ण का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक रहते हैं उसको हम संहिता बोलते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल बताया है उपेंद्र, इसमें अ और ई, प जो वर्ण है वो प वर्ण उच्चारण के लिए अ वर्ण, अ स्वर का सहाय लेना पड़ता है, इसलिए व्यंजन उच्चारण के लिए स्वर की सहायता रहती है। तो प और अ यानी अ ये अंतिम वर्ण है और दूसरे पद का इंद्र ये आद्य वर्ण है ई, तो अ और ई ये दोनों में संहिता है। संहिता यानी नियरनेस, नजदीक। क्यों? क्योंकि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः और इचु यशानाम तालु, ये दोनों स्थान जो है वो नजदीक है और दोनों स्वर भी है, इसलिए यहाँ संहिता होती है और उपेंद्र ऐसा पद फॉर्म होता है। तो जहां जहां संहिता होती है वहां वहां संधि होता है, और संधि में क्या होता है, वर्ण का बदल होता है, वर्ण चेंज होता है, इसीलिए यहाँ अ और ई के बदले ए ऐसा स्वर आ गया। संधि में इसका डिटेल हम करेंगे। अ और ई के लिए ई ही, अ और ई के लिए ए ही क्यों आया, क्योंकि जो वर्ण चेंज होता है वो भी स्थान और प्रयत्न दृष्टया नजदीक होना चाहिए। तो और ए दे तो कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों का एक साथ प्रयत्न में स्थान है ए वर्ण का, इसीलिए वो अ और ई के बदले यहाँ आके उपेंद्र ऐसा वर्ण पद फॉर्म होता है। तो ये संहिता संज्ञा है। एमसीक्यू में जो सूत्र है, ये सूत्र के ऊपर या उदाहरण के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यह है संहिता संज्ञा। नेक्स्ट है पद संज्ञा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पद किसे कहते हैं, पद कितने हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं। संस्कृत में सभी जो अर्थपूर्ण शब्द है उसको पद कहते हैं। तो ये पद संस्कृत में सिर्फ दो ही रहते हैं, सुबंत और तिगंत। तो ये पद संज्ञा में बताया है। तो उसका सूत्र है सुप्तियंतम पदम, सुप्तियंतम पदम सुबंतम तिगंतम पद संज्ञा स्यात्। तो जो शब्द सुप प्रत्यय से या तिंग प्रत्यय से एंड होते हैं उसको पद ऐसे बोलते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार जो शब्द सुप और तिंग प्रत्यय से समाप्त होते हैं उसको हम पद कहते हैं। और संस्कृत में सभी जो कुछ भी शब्द है अर्थपूर्ण शब्द उसे पद कहते हैं। और ये पद प्रकृति और प्रत्यय ऐसे फॉर्म होते हैं। विभक्ति जब हम सीखेंगे तो ये हमें डिटेल में पता चलेगा। प्रकृति यानी सुबंत यानी नाम पद, विशेषण पद, सर्वनाम पद, अव्यय पद, ये सभी सुबंत इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये सुबंत सुप प्रत्यय जब लगता है प्रातिपदिक को तो ये फॉर्म होते हैं। तो सुबंत इसका मीनिंग है प्रातिपदिक प्लस सुप प्रत्यय, और इसमें नाम, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय ये सभी आते हैं। और तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय जिसके अंत में होता है उसको हम क्रियापद बोलते हैं। तो ये क्रियापद जो तिंग प्रत्यय है वो धातु, ये जो तिंग ये क्रियापद की मूल प्रकृति है उसको लगने के बाद ये तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रामः, इसमें जो हम विसर्ग का उच्चार करते हैं वो विसर्ग एक्चुअली प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है और वो प्रातिपदिक राम को लगने के बाद, संस्कृत में राम ये प्रातिपदिक है, ये शब्द नहीं है। जब उसको राम, रामे, रामेण, रामः ऐसे विभक्ति प्रत्यय लगते हैं तो ही ये पद रूप में वाक्य में उपयुक्त होते हैं। तो संस्कृत और
हिंदी या अदर अन्य भाषा में ये फर्क है। तो ये पद संज्ञा सुबंत के बारे में, जो नाम है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, वो सभी सुबंत कहलाते हैं, क्योंकि उसके अंत में सुप प्रत्यय लगते हैं। सुप प्रत्यय कितने हैं, सुप प्रत्यय का उपयोग क्या है, ये सब हम विभक्ति प्रकरण में डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ संज्ञा के लिए इसका जो सूत्र यहाँ लिखा है, प्रातिपदिक पद सुप प्रत्यय, ये सुबंत कहलाते हैं, इतना अभी ध्यान में रखो। उसके बाद तिगंत जो है वो क्रियापद, क्रियावाचक शब्दों को, फॉर एग्जाम्पल गच्छति, ये तिंग प्रत्यय, ये जो लास्ट का ती है उसको तिंग प्रत्यय बोलते हैं। और धातु जो है गम, ये मूल धातु है, उसका रूप गच्छ ऐसे हम व्यवहार में यूज करते हैं। तो गच्छति ये क्रियावाचक शब्द है, यानी कि क्रिया, क्रिया जो सूचित करता है उसको क्रियापद बोलते हैं। तो ये तिंग प्रत्यय से समाप्त होता है, इसीलिए उसको तिगंत कहते हैं। तो सिर्फ ध्यान में रखने के लिए सुबंत जो है वो सभी नाम पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, अव्यय पद, इनको सुबंत बोलते हैं, क्योंकि इसके समाप्ति में सुप प्रत्यय लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल रामः, रामो, रामाण, रामेण, रामस्य एक्सेट्रा। और गच्छति, गमिष्यति, गमति, ये जो अन्य प्रत्यय लगकर क्रियावाचक शब्द होते हैं उनको तिगंत बोलते हैं। तो संस्कृत में पद संज्ञा का सूत्र जो है वो सूत्र एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। और पद कितने होते हैं, पद दो ही होते हैं, सुबंत और तिगंत, ये सबसे ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये पद संज्ञा के बारे में डिटेल में बताया। उसके बाद जो संज्ञा है वो है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा और संहिता संज्ञा, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि संहिता संज्ञा होने के बाद संधि होता है, यानी वर्ण एक साथ जुड़ते हैं। ऐसे ही संयोग में भी वही प्रक्रिया होती है, इसीलिए हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन संयोग संज्ञा ये सिर्फ वर्ण को जोड़ने के लिए बताई है, खास करके व्यंजन अक्षर एक साथ जुड़ने के लिए बताई है। और संधि, इसमें स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, विसर्ग भी आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो संयोग संज्ञा का सूत्र जो है वो सूत्र एमसीक्यू में पूछा जाता है। हलो अनंतरः संयोगः, हलो अनंतरः संयोगः। हलो, हलो यानी हल, हल यानी व्यंजन, अनंतरः वो दो व्यंजनों में अगर अंतर नहीं होता है, अंतर नहीं होता है यानी दो व्यंजनों के बीच में अगर स्वर नहीं आता है तो उसमें अंतर नहीं होता, उसको अनंतर बोलते हैं। तो वो दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उस जुड़ने की क्रिया को संयोग बोलते हैं। तो संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अनंतरः संयोगः। जो दो व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के सिवा प्रयुक्त होते हैं, उसको एक दूसरे के साथ जुड़ाने के लिए ये संयोग संज्ञा का उपयोग व्याकरण में किया है। तो ये सूत्र संयोग संज्ञा का एक्सप्लेनेशन करता है। तो व्यंजन नॉट सेपरेटेड बाय वॉवेल्स having designation संयोगः, that is no vowel in between consonant can conjoin together, ऐसे ही दो व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है लक्ष्मी, ये जो शब्द है उसमें ल के उच्चारण के लिए अ इसका सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए ल के बाद अ ये दिखाया है। उसके बाद क्ष, क्ष ये संयुक्त अक्षर है, क और श ये दोनों मिलके क्ष संस्कृत में बनता है। तो उसके बाद म ये व्यंजन आता है, और उसके बाद म का अ और लास्ट स्वर ई, ऐसे
ये